जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो लिवर से रिलेटेड है। लेक्चर 1 मैंने डिलीवर किया था लिवर से रिलेटेड। आज लेक्चर नंबर 2 है और आज हम जॉन्डिस की बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस की थी, बाइल के बारे में बात की थी और आरबीसीज को डिस्कस किया। उसके बाद हमने हेपेटिक डक्ट, बाइल डक्ट, इन सब चीज़ों के ऊपर बात की थी। आज हम जॉन्डिस को डिटेल से देखेंगे। जी, तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो वर्ड जॉन्डिस है ये किस वर्ड से आया है। तो ये एक फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच वर्ड, ठीक है, जिसे बोलते हैं जॉन। इसे वैसे जॉन नहीं पढ़ते, जॉन पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपके लिए ये इसको कर रहा हूँ प्रोनाउंस ताकि आपको आसानी हो जाए। और इसका मीनिंग होता है येलो, ठीक है। क्योंकि अगर हम आम अल्फाज में बोलें तो जॉन्डिस पीले जरकान को कहते हैं और येलो डिस्कलरेशन हो जाती है, आंखें पीली हो जाती हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो येलोइश हो जाती है। और इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट नॉन पैथोलॉजिक कंडीशंस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जॉन्डिस के सिम्टम्स पे आ जाते हैं। तो इसमें मैं जैसे कि आपको अभी बता रहा था, येलोइश डिस्कलरेशन, ठीक है, ऑफ स्किन। उसके बाद जो है आइस, आंखें पीली हो जाती हैं, एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये क्या होता है जी कि यहाँ पे येलोइश डिस्कलरेशन हो जाती है, पिला जैसे हम पिलाहट कहते हैं, या पीला सा एक जर्द रंग सा हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ जाता है कि जो अपर नॉर्मल लिमिट होती है टोटल बिलोरुबिन की, वो क्या होनी चाहिए। तो वो है जी 1.0 से लेके 1.5 mg/dl तक, ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि ओवर्ट जॉन्डिस किसे कहते हैं। ओवर्ट जॉन्डिस, ओवर्ट का मतलब होता है हिडन, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं कि जॉन्डिस दैट इज़ या विच इज़ नॉट नोटिसेबल टू द नेकेड आई। आप मतलब किसी पेशेंट को वैसे देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, तो देखने से बज़ाहिर आपको नहीं पता चलेगा कि इसको जॉन्डिस है, ठीक है। तब तक जब तक बिलोरुबिन लेवल कहाँ तक पहुँच जाए, 3.0 mg/dl। इसका मतलब है कि 3.0 mg/dl से अगर लोअर साइड पे बिलोरुबिन है, 2.2 है, 2.4 है, जो भी है, तब तक आप उस पेशेंट को अगर बज़ाहिर देखोगे अपने सामने बिठा के, तो आपको ये नहीं पता चलेगा इसको पीला जरकान है या जॉन्डिस है। जब उसकी जो बिलोरुबिन है वो 3.0 mg/dl तक चली जाएगी, तो उस वक्त आप इसको ओवर्ट जॉन्डिस नहीं कहोगे। ओवर्ट का मतलब होता है हिडन, छुपा हुआ, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास टर्म आ जाती है कि इक्टेरिस क्या होता है। दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्टेरिस। तो इक्टेरिस कहते हैं सीरम या प्लाज्मा। मतलब एक पेशेंट है जिसका सैंपल आपने लिया और आपको ये है जी कि इसको जॉन्डिस है और इसको आपने एनालाइज करना है, इसका बिलोरुबिन लेवल देखना है। तो जब आप उसको सेंट्रीफ्यूज करोगे उसके होल ब्लड को या उसका जो सीरम है क्लॉटेड ब्लड को, तो वो जो सीरम या प्लाज्मा का जो येलो कलर होगा, बहुत ज़्यादा येलो होता है, उस कलर को आप क्या नाम देते हो, इक्टेरिस। आप क्या वर्ड बोलते हो कि ये जो सीरम या प्लाज्मा है ये इक्टेरिक है या इक्टेरिक सैंपल है। आप इक्टेरिक सैंपल का वर्ड यूज़ करते हो। ये टिपिकली जो है वो एक टेक्निकल टर्म होती है। ये पॉइंट भी क्लियर है। उसके बाद आता है जी कि जॉन्डिस की टाइप्स क्या होती हैं। तो इसकी बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं। प्री हिपैटिक, ठीक है, उसके बाद हिपैटिक होता है, और थर्ड वन जो है वो पोस्ट हिपैटिक होता है, ठीक है। हिपैटिक होता है प्री हिपैटिक, हिपैटिक एंड पोस्ट हिपैटिक। प्री हिपैटिक का मतलब है कि ये लिवर से पहले कहीं प्रॉब्लम चल रही है। मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ कि जब आरबीसीज की लाइफ स्पैन है 120 डेज, उसके बाद जो 3 पोर्शन बनते हैं, हीम है, ग्लोबिन है, आयरन पार्ट है, वो फिर बाद में ये होता है कि रीयूटिलाइजेशन भी होती थी। लेकिन जो बिलोरुबिन है वो बाइंड करती थी एल्ब्यूमिन के साथ और वो लिवर में जाती है कॉन्जुगेशन के लिए। तो इट मीन्स के लिवर में जाने से पहले कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है, इसको आप क्या बोलते हो, प्री हिपैटिक। प्री मीन पहले, हिपैटिक मीन लिवर, लिवर से पहले कहीं मसला है। हिपैटिक कहते हैं लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम है कि लिवर कॉन्जुगेशन नहीं कर रहा, उसको वाटर सॉल्युबल नहीं बना रहा कि वो यूरिन में जो है वो एक्सपेल हो जाए, तो इस यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। और पोस्ट हिपैटिक जो है इसका मतलब है कि लिवर ने अपना काम कर दिया है, लेकिन आपको जो फर्स्ट लेक्चर में मैंने जो बाइल डक्ट और सिस्टिक डक्ट और एक कॉन्सेप्ट डिलीवर किया था कि कैसे वो कंबाइन हो के
ड्यूडिनम जो फर्स्ट पार्ट होता है इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन का, वहाँ पे वो एक्सपेल करता है अपनी जो सिक्रीशंस हैं, तो वो एक्सपेल मतलब वो इसका मतलब है कि गॉल ब्लैडर में कहीं मसला है, वो उस नाली में, उस डक्ट में कहीं प्रॉब्लम है जो बिलोरबिन को आगे तक जिसने पहुंचाना है आफ्टर कॉन्जुगेशन। ठीक है, प्री मीन लिवर से पहले, हिपैटिक मीन लिवर में ही प्रॉब्लम है, और पोस्ट मीन कि वो जो आगे डक्ट है, वो जो रास्ता है जहाँ से उसने निकल के आगे पहुंचना है ड्यूडिनम में, वहाँ तक नहीं जा रही। जिसको हम कहते हैं 3 टाइप्स ऑफ जॉन्डिस। अब इनके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। प्री हिपैटिक एंड पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस को देख लेते हैं। मैं बता ही चुका हूँ कि जो प्री हिपैटिक और जो हिपैटिक है, इसमें जो सॉरी पोस्ट हिपैटिक है, इसमें जो लिवर फंक्शन है वो नॉर्मल होता है। लिवर, जस्ट अ मिनट, लिवर फंक्शन जो है वो क्या होता है, नॉर्मल होता है। मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ ताकि थोड़ा समझने में भी आसानी हो, स्पीड में चीज़ें आगे निकल जाती हैं। और इसमें एक और चीज़ भी देखने में आती है कि जो लिवर है ना, लिवर वो कंपनसेट कर सकता है, वो विथ स्टैंड कर सकता है इस चीज़ को कि वो कोई भी अबनॉर्मेलिटी इस तरह की आ रही है तो लिवर उसको मैनेज करने की कोशिश करेगा प्री हिपैटिक और पोस्ट हिपैटिक में। ठीक है जी। यहाँ पे मैं हिपैटिक भी बताता चलूँ, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे अगर हम हिपैटिक की बात करें, ठीक है, अब यहाँ पे जो लिवर है उसके अंदर प्रॉब्लम है, और इसके लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं, इंट्रिंसिक लिवर डिफेक्ट। इंट्रिंसिक लिवर डिफेक्ट या डिजीज़ बोलते हैं इसे। ठीक है जी, तो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है कि व्हाट इज़ अनकंजुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनीमिया। ये कई दफ़ा आप लोग सुनते हो कि ये क्या होता है। तो अनकंजुगेटेड का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ। अनकंजुगेटेड कहते हैं कि जो वाटर सॉल्युबल नहीं होती, या वाटर इनसॉल्युबल आप लिख सकते हो, वाटर इनसॉल्युबल, पानी में वो सॉल्युबल नहीं होती, या आप इसको ये भी कह सकते हो इट इज़ बाउंड टू एल्ब्यूमिन। ठीक है, जो उसका ट्रक था, जो उसकी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन थी, उसके साथ वो बाउंड है और उसने आगे जाना है। अब इस स्टेज पे जो है ना अनकंजुगेटेड, ये पानी में हाल ही नहीं हो रही, वाटर इनसॉल्युबल है, तो इसने किडनी से फिल्टर नहीं होना। ठीक है, नॉट फिल्टर्ड बाय द किडनीज। ठीक है जी, और देयर फोर इट विल नॉट बी सीन इन द यूरिन, इसको आप यूरिन में नहीं देखोगे। तो अनकंजुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनीमिया क्या है कि वो वाली बिलोरुबिन जो वाटर इनसॉल्युबल है, वो वाली बिलोरुबिन जो एल्ब्यूमिन से बाउंड हुई हुई है, जो अभी लिवर में नहीं गई, और ये किडनी से भी फिल्टर नहीं होगी क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल नहीं है। तो वाटर सॉल्युबल ही चीज़ तो किडनी से निकल के आगे जाती है यूरिन में, तो ऐसा नहीं होगा। ओके हो गया। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि बिलोरुबिन लेवल इन प्री हिपैटिक जॉन्डिस। ठीक है, इसमें एक चीज़ आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि बहुत रेयरली होता है, रेयरली, कि जो आपका बिलोरुबिन लेवल है, बिलोरुबिन लेवल, ये मैं लेवर से पहले कोई प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ, तो रेयरली बिलोरुबिन लेवल जो है वो एक्सीड करता है 5 mg/dl। ठीक है, और इसमें ये होता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि प्री हिपैटिक और पोस्ट हिपैटिक में जो आपका लिवर है वो रिस्पॉन्ड करता है, मैक्सिमम कैपेसिटी पे जाके काम करने की कोशिश करेगा, और बहुत अच्छे से वो अपना काम करने की कोशिश करता है, तो इसलिए ये किसी हद तक मैनेज हो जाता है, और इसमें आपने ये लेवल याद रखना है। नेक्स्ट हम हिपैटिक जॉन्डिस की बात करते हैं। मैं पहले बता चुका हूँ कि जिसमें इंट्रिंसिक लिवर डिफेक्ट होता है, लेकिन मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि आपको याद मैंने करवाना है, लेक्चर में इंशाल्लाह आपको याद भी हो जाएंगी चीज़ें। इंट्रिंसिक लिवर डिफेक्ट होता है इसके अंदर। ठीक है, इसमें अब दो तरह की चीज़ें देखने में आ सकती हैं। इंट्रिंसिक लिवर डिफेक्ट, इंट्रिंसिक मीन के लिवर के अंदर कोई प्रॉब्लम है। दो तरह की चीज़ें, पहला जो है पॉइंट वो ये है, इसको बोल्ड कर लेते हैं। पहला जो पॉइंट है वो ये है कि बिलोरुबिन की मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम है, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मतलब उसका कोई एंजाइम का प्रॉब्लम है, कोई ऐसा है जो उसको कंजुगेट नहीं कर रहा बिलोरुबिन को, उसको वाटर सॉल्युबल नहीं बना रहा। दूसरा जो मसला है जो देखने में आता है इसी इंट्रिंसिक लिवर डिफेक्ट में, वो है ट्रांसपोर्ट डिफेक्ट। ट्रांसपोर्ट डिफेक्ट्स, कंजुगेशन तो हो गई है, लेकिन अब वो बाइल डक्ट से गुजर के उसने आगे जाना है, तो वहाँ पे वो भी लिवर का ही किसी हद तक काम है ट्रांसपोर्ट करने वाला, तो अब ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रही। मैं अभी बताता हूँ कौन कौन से केसेस में क्या क्या डिजीज़ आप देखते हो। अब हमारे पास दो तरह की चीज़ें हैं, इसको याद रखिएगा, ये पेपर में बार बार पूछा गया है।
देखें हिपैटिक कॉजेज ऑफ जॉन्डिस, हिपैटिक कॉजेज नहीं है जॉन्डिस के, लेकिन दैट रिजल्ट इन एलिवेशन इन अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है हिपैटिक कॉज। पीले जरकान का जो कॉज है, जो वजह है, वो लिवर ही है, लिवर में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पे जो बिलिरुबिन बढ़ी है वो अनकॉन्जुगेटेड वाली है। दूसरे वाला पॉइंट देखें, यहाँ भी हिपैटिक कॉज है, यहाँ भी लिवर में प्रॉब्लम है जो पीला जरकान या जॉन्डिस है, लेकिन यहाँ पे जो एलिवेशन हुई है बिलिरुबिन की वो कॉन्जुगेटेड है। अभी तक शायद आप लोगों ने यही पढ़ा होगा कि लिवर में अगर प्रॉब्लम है तो फिर कॉन्जुगेटेड जो है वो अनकॉन्जुगेटेड ही बढ़ेगी, कॉन्जुगेटेड का नहीं होता, ऐसा नहीं है। अनकॉन्जुगेटेड भी बढ़ सकती है, कॉन्जुगेटेड भी बढ़ सकती है। आपको इन दोनों की कंडीशंस का पता होना चाहिए कि किस केस में कौन सी बढ़ती है। तो इसको देख लेते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास आती है गिलबर्ट डिजीज़, गिलबर्ट डिजीज़, ठीक है, इसमें बढ़ता है। दूसरी हमारे पास आती है क्रिगलर नजार सिंड्रोम, क्रिगलर नजार सिंड्रोम। और तीसरा जो केस है जिसमें अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होगा, ज़्यादा हो जाएगा, उसको बोलते हैं फिजियोलॉजिक जॉन्डिस ऑफ द न्यूबॉर्न। इनको हम देखेंगे आगे चल के कि किस केस में क्या प्रॉब्लम आती है, ऐसा क्यों हो रहा होता है। और जो हिपैटिक कॉजेज हैं जॉन्डिस के जिसमें कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ती है, उसमें दो तरह की कंडीशंस हैं। एक को आप बोलते हो ड्यूबेन जॉनसन सिंड्रोम और दूसरों को आप बोलते हो रोटर सिंड्रोम, रोटर सिंड्रोम, ठीक है। पेपर में या आपकी बीएस में, आपकी लैब टेक्नीशियन में तो इतनी डिटेल में नहीं पूछा जाता, लेकिन बीएस में या जो लोग जो फॉरेन कंट्री के एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, पीपीएससी का दे रहे हैं, कुछ भी ऐसा एग्ज़ाम जो थोड़ा हाई लेवल का होता है, उसमें इस तरह से क्वेश्चन आता है कि अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन विल इंक्रीज इन विच ऑन द फॉलोइंग कंडीशन। तो अब वो तीन चार ऑप्शन दे देंगे, दो इधर से ड्यूबिन जॉनसन रोटर दे देंगे, गिलबर्ट दे देंगे और नन ऑफ द अबव दे देंगे। तो फिर आपको यहाँ पे वो कंफ्यूज करते हैं, तो इसको ज़रूर आपने याद रखना। अब देखते हैं कि इनमें क्या क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आती है गिलबर्ट सिंड्रोम, इसको गिलबर्ट को देख लेते हैं। गिलबर्ट सिंड्रोम में आपने जो चीज़ याद रखनी है वो ये है कि देयर इज़ इंटरमिटेंट, इंटरमिटेंट कहते हैं इर्रेगुलर को, इर्रेगुलर, ठीक है, कॉन्जुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनीमिया, ठीक है, इंटरमीडिएट या इरेगुलर कॉन्जुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनीमिया। और इसमें कोई हिमोलिसिस नहीं हो रही होती, ठीक है। ये नहीं कहना कि इसमें कोई हिमोलिसिस है तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आया, कोई आरबीसी की ब्रेकडाउन नहीं हो रही, ठीक है। इसमें आपने एक और चीज़ याद रखनी है, एक नाम है जिसे आप बोलते हो यूजीटी। यूजीटी स्टैंड फॉर वर्ड, दिस इज यूरिडाइन डाईफॉस्फो ग्लूकोज ग्लूकोरोनाइल। मुश्किल नाम है थोड़े से, लेकिन आपको याद रखने पड़ेंगे। ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफिरेज, ठीक है। एक एंजाइम की एक फैमिली होती है और ये जो गिलबर्ट डिजीज़ है इससे रिलेटेड है, ठीक है। इट मीन्स कि इसकी डेफिशिएंसी है तो कंजुगेशन का प्रोसेस रुका हुआ है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, गिलबर्ट सिंड्रोम डेवलप हो रही है। ये आपने नाम याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है क्रिगलर नजार सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि इसमें भी मैं जैसे पहले बता चुका हूँ कि इसमें अनकॉन्जुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनीमिया, ठीक है, इसमें भी यही चीज़ देखने में आई है। और बेसिकली इट इज़ एन इनहेरिटेड डिसऑर्डर ऑफ बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म, ठीक है, इट इज़ एन इनहेरिटेड डिसऑर्डर ऑफ बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म। और ये बेसिकली एक जीन है जो कि बिलिरुबिन की कॉन्जुगेशन में अपना रोल प्ले करती है। तो वो जीन जो है वो मॉलिक्यूलर डिफेक्ट है उसका, इस वजह से वो कॉन्जुगेशन नहीं हो सकती। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट भी। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि इसकी दो तरह की टाइप्स होती हैं। एक को हम बोलते हैं, चले मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ, टाइप 1। टाइप 1 में क्या होता है कि देयर इज़ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ enzymatic bilirubin conjugation, ठीक है। देयर इज कंप्लीट एब्सेंस ऑफ एंजाइमेटिक बिलिरुबिन conjugation, कंप्लीट है। टाइप 2 में क्या होता है कि देयर इज स्फीयर डेफिशिएंसी ऑफ देयर इज स्फीयर डेफिशिएंसी ऑफ द एंजाइम, ठीक है।
बेसिकली दूसरे केस में ये होता है कि एक म्यूटेशन होती है जिसकी वजह से जो एंजाइम है जो जो आपकी कॉन्जुगेशन कर रहा है बिलोरुबिन की, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। तो दो टाइप्स हैं, एक में कंप्लीट वो मुकम्मल तौर पे मौजूद नहीं और दूसरे में डेफिशिएंसी हो गई। जैसे आप इंसुलिन के ऊपर डिस्कस करते हो कि कंप्लीट है या वो फिर डेफिशिएंसी है। अच्छा, अब ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनिया में कौन कौन से केसेस आते हैं, आपने कौन से याद रखने हैं। एक को आप कहते हो गिलबर्ट डिजीज़, इनके नाम आपको आने चाहिए, और दूसरे को आप क्या बोलते हो, क्रिगलर नजार सिंड्रोम। ठीक है, इसको नजर नहीं पढ़ते, इसको नजार ही पढ़ते हैं। और कंजुगेटेड में आपने कौन से नाम लिए, मैंने जानबूझ के इधर लिखा हुआ है ताकि आप लोगों को याद रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये चीज़ आ जाती है। और दूसरे नंबर पे आपके पास कौन सा है, ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम। इसके अंदर कंजुगेटेड की अगर हम बात करें, ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम, ठीक है। और दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है रोटर सिंड्रोम। ओके हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे हम आ जाते हैं, कॉजेज ऑफ ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम को हम देख लेते हैं। तो इसमें ना आपने एक नाम याद रखना है एक प्रोटीन का, उसे बोलते हैं, मैं इधर लिख लेता हूँ, MDR2 CMOAT। ये थोड़ा लंबा सा नाम है, मैं मेरे ख्याल में पूरा ही लिख लेता हूँ, ठीक है। इसको बोलते हैं कैनेलिक्यूलर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। पूरा लिखना ज़रूरी है क्योंकि पेपर में इस तरह से भी पूछा जा सकता है। मल्टी स्पेसिफिक ऑर्गन या ऑर्गेनिक एनाइन ट्रांसपोर्टर, ठीक है। क्या बनता है जी, कैनेलिक्यूलर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस स्लैश मल्टी स्पेसिफिक ऑर्गेनिक एनाइन ट्रांसपोर्टर, इसे बोलते हैं MDR2 CMOAT। इसकी बेसिकली डेफिशिएंसी होती है ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम में, और ये प्रोटीन्स होती हैं, इधर मैं लिख लेता हूँ, प्रोटीन्स होती हैं ये। और इसमें ये होता है कि इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि लिवर की एबिलिटी है उसको अपटेक करने की, ठीक है, मतलब लिवर एबिलिटी है कि उसको बिलोरुबिन को अपटेक कर रहा है, और उसकी जो कॉन्जुगेट है वो भी फंक्शनल है। लेकिन जो कॉन्जुगेटेड बिलोरुबिन का रिमूवल है, ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया था ना कि कॉन्जुगेशन तो करता है लेकिन उसको फिर रिमूव भी करना है ना आगे ड्यूडिनम में भेजने के लिए। तो वो जो उसकी वो वाली एबिलिटी है, मतलब देखें ना, इसके नाम से पता चल रहा है, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। लिवर ने अनकॉन्जुगेटेड बिलोरुबिन को पकड़ा, उसको कॉन्जुगेट किया, कॉन्जुगेट करने के बाद उसको ट्रांसपोर्ट करना है उसने आगे, जो डक्ट्स जा रही हैं, अब वो डक्ट्स में नहीं भेज पा रहा, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम। मैंने बताया ना कि लिवर में दो तरह के आप मसले देखते हो, ठीक है। इसको मैं दोबारा यहाँ पे बता देता हूँ, जस्ट अ मिनट। मैं दोबारा यहीं पे बता देता हूँ, ठीक है। एक हमने कहा कि लिवर में मेटाबॉलिज्म का मसला आता है, ठीक है, और दूसरा जो है वो ट्रांसपोर्ट का मसला आता है, ठीक है। तो आपने इन दोनों चीज़ों को यहाँ पे देखना होता है। उसके बाद है जी कि हाइपर बिलोरुबिनीमिया एंड बिलोरुबिन यूरिया को देख लेते हैं कि इसमें कौन सी बात आपको पता होनी चाहिए। इसमें यह होता है कि जो कॉन्जुगेटेड बिलोरुबिन है उसकी भी एक्यूमुलेशन हो जाती है और अनकॉन्जुगेटेड की भी एक्यूमुलेशन हो जाती है। तो आप इसको लिख सकते हो, कॉन्जुगेटेड प्लस अनकॉन्जुगेटेड बिलोरुबिन जो है उन दोनों की एक्यूमुलेशन हो जाती है। और बिलोरुबिन यूरिया कहते हैं कि जब बिलोरुबिन जो है वो यूरिन में आना स्टार्ट हो जाए, उसमें एक्सपेल हो जाए, तो उसको आप क्या नाम देते हो, बिलोरुबिन यूरिया कहते हो। नेक्स्ट हमारा केस है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि कौन सी कंडीशन है जिसमें बिलोरुबिन जो है एल्ब्यूमिन से बाउंड करती है, उसके साथ अटैच होती है, और उस स्टेज पे आप बिलोरुबिन को क्या नाम देते हो, ठीक है, उस स्टेज पे आप उसको बिलोरुबिन को क्या नाम देते हो। तो आपके जो केस है वो है ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम। ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम में जो बिलोरुबिन है ये एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करेगी, और यहाँ पे एक चीज़ और भी आपने याद रखनी है कि जो बिलोरुबिन एल्ब्यूमिन के साथ बाउंड कर रही है वो कॉन्जुगेटेड बिलोरुबिन है, कॉन्जुगेटेड बिलोरुबिन, ठीक है, प्लस आपके पास एल्ब्यूमिन है। और इस स्टेज पे इस कॉन्जुगेटेड बिलोरुबिन को आप पता है क्या नाम देते हैं, इसको आप कहते हो डेल्टा बिलोरुबिन, डेल्टा बिलोरुबिन। ये आपने शायद नाम फर्स्ट टाइम सुना है,
आपने दो ही नाम सुने हैं, एक कॉन्जुगेटेड होती है, एक अनकॉन्जुगेटेड होती है, लेकिन जो एक नाम है डेल्टा बिलोरुबिन ये भी आपने याद रखना है। ठीक है जी। क्योंकि जो ड्यूबेन जॉनसन सिंड्रोम है ना, बेसिकली दिस इज ऑब्स्ट्रक्टिव इन नेचर है। ये हो गई है कि कॉन्जुगेशन तो हो गई है, लेकिन आगे जाके जो है उसने ट्रांसपोर्ट का मसला आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ ना, कि आपका जो जो कैनालिकल है, जो उसकी जो बेस है जहाँ से उसने आगे जाना है, वहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है उसकी डेफिशिएंसी है, वो अपना काम नहीं कर रही। तो हुआ ये है कि मेटाबॉलिज्म तो हो गई बिलोरुबिन की, कॉन्जुगेशन तो उसकी हो गई, अब आपके पास कॉन्जुगेटेड बिलोरुबिन है, वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकी। जब ट्रांसपोर्ट नहीं हुई तो अब वो ब्लड में मौजूद है और वो एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करेगी, और जब वो यहाँ पे बाइंड करेगी तो इसको क्या नाम देते हो, डेल्टा बिलोरुबिन कहते हो। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो रेज होता है, वो ये है कि डेल्टा बिलोरुबिन जो है लेबॉर्ट्री एवेल्युएशन में एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है। देखिए लैब में ना आप दो तीन चीज़ें करते हो, एक को आप कहते हो डायरेक्ट बिलोरुबिन, या इसको आप कहते हो कॉन्जुगेटेड बिलोरुबिन भी कहते हो। ठीक है, एक को आप कहते हो इनडायरेक्ट बिलोरुबिन। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको आप क्या कहते हो, अनकॉन्जुगेटेड बिलोरुबिन कहते हो। और फिर आपके पास टोटल भी होती है। टोटल में ये है कि आप दोनों को देख लेते हो, डायरेक्ट को भी और इनडायरेक्ट को भी। लेकिन जब यहाँ पे आप एनालिसिस करते हो ना, और अगर आपके पास एक पेशेंट है जिसको ड्यूबेन जॉनसन सिंड्रोम है, तो अब यहाँ पे उसके पास जो बिलोरुबिन है वो है तो कंजुगेटेड ही, लेकिन वो अब ब्लड में सर्कुलेट कर रही है। तो यहाँ पे आके जो आपकी बिलोरुबिन है, इट विल रिएक्ट एज कॉन्जुगेटेड बिलोरुबिन, और फिर आपको उसको मैयर करने में कॉन्जुगेटेड को या डायरेक्ट को थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगा। तो ये आपने जहन में रखना है, डेल्टा बिलोरुबिन का नाम आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर होता है, मतलब एक ऐसी चीज़ है जो बाकी बीमारियों में नहीं है, जो आपको इस केस में मिलता है। वो क्या होता है, तो जब आप लिवर बायोप्सी करते हो ना, लिवर बायोप्सी, ठीक है, तो उसमें आपको डार्क स्टेन्ड ग्रेन्यूल्स मिलते हैं, डार्क स्टेन्ड ग्रेन्यूल्स मिलते हैं। ठीक है, लिवर बायोप्सी में। और ये आप कह सकते हो कि पिगमेंटेड लाइजोसोम भी इनको आप बोलते हो। ये आपको ड्यूबेन जॉनसन, ये एमसीक्यूज में आ जाता है कि जो डार्क स्टेन ग्रेन्यूल्स हैं वो कौन से लिवर के डिफेक्ट में आपको मिलते हैं। वो आपको ड्यूबेन दे देगा, वो आपको क्रिगलर नजार सिंड्रोम दे देगा, रोटर दे देगा। तो आपने वहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे बता देनी है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, रोटर सिंड्रोम के कॉज को देखते हैं। अब रोटर सिंड्रोम जो है ना, क्लिनिकली ये सिमिलर होती है ड्यूबेन जॉनसन सिंड्रोम से। ठीक है, और इसमें जो एक प्रोटीन है जिसका मैंने लास्ट टाइम भी जिक्र किया था जब लास्ट लेक्चर हुआ था मेरा, लाइगेंडिन। आप लोगों को याद होगा जिन लोगों ने अच्छे से लेक्चर सुना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो देखें आपकी जो बिलोरुबिन है एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड, देखें पहले आरबीसी की ब्रेकडाउन हुई, बिलोरुबिन बनी, उसने एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड किया, कहाँ पे आई, लिवर में आई, लिवर तक तो उसको इस गाड़ी ने छोड़ दिया। अब एक और गाड़ी है जिसने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भेजना है बिलोरुबिन को, ताकि वहाँ पे उसकी कॉन्जुगेशन हो और फिर वो वाटर सॉल्युबल हो और सारा प्रोसेस आगे चले। वहाँ पे एक जो प्रोटीन थी उसका नाम था लाइगेंडिन। अब जो है ना रोटर सिंड्रोम, रोटर सिंड्रोम में लाइगेंडिन में प्रॉब्लम है, इसकी कंसंट्रेशन या इसकी एक्टिविटी, दोनों चीज़ें लिख लेते हैं, कंसंट्रेशन या फिर एक मिनट एक्टिविटी, ये जो है ना ये रिड्यूस हो जाती है। मतलब या तो इसकी एक्टिविटी ठीक नहीं है या इसका लेवल, इसकी कंसंट्रेशन ठीक नहीं है, जिसकी वजह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बिलोरुबिन नहीं जाएगा और फिर वो अपना काम जो है वो नहीं करेगा, जो आपका कॉन्जुगेशन का प्रोसेस है, एंजाइम अपना काम नहीं कर सकेगा। तो आपने लाइगेंडिन का नाम यहाँ पे याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ, इनको भूलना नहीं है आप लोगों ने। आगे चलें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फिजियोलॉजिक जॉन्डिस ऑफ द न्यूबॉर्न। ये जो न्यूबॉर्न होता है उसमें होता है, और इसमें डेफिशिएंसी होती है एक एंजाइम की। ठीक है, लिख लेते हैं डेफिशिएंसी, जस्ट अ मिनट। एक एंजाइम है, ऑफ एन एंजाइम, उस एंजाइम का नाम आपको पता होना चाहिए, उसे बोलते हैं ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफीरेज। ठीक है, ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफीरेज उसे बोलते हैं। इसमें यह होता है कि जो प्री मेच्योर बर्थ्स हो जाती हैं ना, प्री मेच्योर बर्थ्स, प्री मेच्योर बर्थ्स, उसमें जो जो बेबी है, जो इन्फेंट है,
इट मे बी बॉर्न विदाउट ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफेरेज, जो कि बिलोरुबिन की कॉन्जुगेशन करता है। ये एंजाइम क्या करता है, इसको लिख लेते हैं आपको भूल ना जाए, बिलोरुबिन कॉन्जुगेशन, ठीक है। और अगर ऐसा हो गया कि वो ये एंजाइम मौजूद नहीं है तो फिर जो बच्चा है उसके अंदर बिलोरुबिन लेवल बढ़ जाता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैं आगे कुछ और भी इंटरेस्टिंग बताने लगा हूँ। अच्छा, अब ये जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, मतलब इसके नताइज क्या हैं, इसके नेगेटिव रिजल्ट्स क्या निकलेंगे अगर इस तरह की कंडीशन डेवलप हो जाती है न्यू बॉर्न में। तो इसमें यह होता है कि जो आपकी बिलोरुबिन है वो डिपॉजिट हो जाती है, डिपॉजिटेड इन द न्यूक्लियाई ऑफ ब्रेन, ठीक है। ब्रेन के जो न्यूक्लियाई है वहाँ पे ये डिपॉजिट हो जाती है। और इसके अलावा जो आपके नर्व सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स वहाँ पे डिपॉजिट हो जाती है। और इससे जो कंडीशन डेवलप होती है उसे क्या नाम देते हो, उसे बोलते हो कर्न इक्टेरिस। क्या बोलते हो, कर्न इक्टेरिस, ये आपने नाम याद रखना है। फिर इससे डेथ भी हो सकती है बच्चे की। तो एक टर्म थी इक्टेरिक या इक्टेरिस, जिसमें कर्न नहीं आता था, जस्ट इक्टेरिस था, ठीक है। उसमें क्या था कि अब जब आपका प्लाज्मा या सीरम का जो सैंपल है, जो मतलब वो आपको सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो आपको प्लाज्मा या सीरम ऑब्टेन करते हो, उसका जो कलर है वो येलोइश कलर है ड्यू टू इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ बिलोरुबिन, उसे आप इक्टेरिक सैंपल बोलते हो। और अगर बिलोरुबिन एक फिजोलॉजिक जॉन्डिस ऑफ न्यू बॉर्न के केस में, जिसमें एंजाइम है डेफिशिएंसी ट्रांसफेरेज वाला, अगर उसमें बिलोरुबिन डिपॉजिट हो जाती है बच्चे के या इन्फेंट के जो न्यूक्लियाई है ब्रेन के उसमें या नर्व सेल में, उस कंडीशन को कर्न इक्टेरिस बोलते हो। तो इक्टेरिस और कर्न इक्टेरिस का फ़र्क आपने याद रखना है, ये फंसा देती है चीज़ आगे चल के। अच्छा, उसके बाद है जी कि विच कंडीशन परटेनिंग टू डेथ इन न्यू बॉर्न, तो ये मैं बता भी चुका हूँ। को इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ, इसको बोलते हैं कर्न इक्टेरिस, के कर्न इक्टेरिस जो है उसमें बच्चे की डेथ हो सकती है। अच्छा, उसके बाद ये होता है कि ये क्वेश्चन वाइवा में अक्सर पूछा जाता है, ये खैर आपसे रिलेटेड, लैब से रिलेटेड नहीं है, लेकिन पूछ लिया जाता है कि अगर ये ये बिलोरुबिन लेवल हाई हो एक इन्फेंट में तो आप उसको ट्रीट कैसे करते हो। तो द इन्फेंट इज़ ट्रीटेड विद यूवी रेडिएशन, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से इसको ट्रीट किया जाता है और ये बिलोरुबिन को डिस्ट्रॉय करता है, जो यूवी रेडिएशन होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि अप टू विच लेवल ऑफ बिलोरुबिन इन्फेंट्स रिक्वायर एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। बिलोरुबिन का एक ऐसा लेवल पहुंच जाता है जहां पे उसको फिर बच्चे को ट्रांसफ्यूजन दी जाती है। तो ये आपने याद रखना है, दिस इज़ 20 mg/dl, ठीक है, 20 mg/dl। यहाँ पे जब ये पहुंच जाएगा तो फिर आप बच्चे को ट्रांसफ्यूजन देते हो, इसे एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस किसे बोलते हैं। पोस्ट हिपैटिक का मतलब मैं पहले ही समझा चुका हूँ कि जब आपका लिवर तो अपना काम ठीक कर रहा है, कॉन्जुगेशन भी कर रहा है, लेकिन उससे जो आगे उसने ड्यूडेनम में जाना है, बिलोरुबिन ने कॉन्जुगेट होके वाटर सॉल्युबल बन के वहाँ पे कहीं प्रॉब्लम है उसको। इसके अब देख लेते हैं कि पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस में क्या क्या चीज़ें देखने में आ सकती हैं। तो पहली हमारे पास कंडीशन है बाइलरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़, बाइलरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ से बोलते हैं, ठीक है। और इसको आप कह सकते हो कि कोई फिज़िकल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, फिज़िकली ऑब्स्ट्रक्शन। अब फिज़िकल ऑब्स्ट्रक्शन में दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक को आप गाल स्टोन बोलते हो, ठीक है, या फिर ट्यूमर्स हैं, कोई ट्यूमर है, कोई इस तरह का मैस है जिसने आगे रास्ते को रोका हुआ है, जो आपकी डक्ट है उसमें रुकावट बना हुआ है, वो पथरी हो सकती है जैसे आप गाल स्टोन बोलते हो, या वो ट्यूमर्स हो सकता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। और उसके बाद हमारे पास जो है एक लास्ट पॉइंट है, ख़त्म है अब लेक्चर ये वाला, कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें जो स्टूल है उसका कलर जो है वो क्ले हो जाता है, ठीक है। तो इसको आपने याद रखना है कि जो बाइल है इट इज़ नॉट बीइंग ब्रॉट टू द इंटेस्टाइन्स, ठीक है, सो स्टूल लूजेज इट्स सोर्स ऑफ नॉर्मल पिगमेंटेशन। तो ये जो अभी मैंने आपको कंडीशन बताई है पोस्ट हिपैटिक, क्योंकि जो स्टूल का जो कलर है ना वो बाइल की वजह से होता है, ठीक है, बाइल की वजह से। अब अगर बाइल जो है वो इंटेस्टाइन तक नहीं पहुंच रही तो फिर क्या होगा कि जो नॉर्मल पिगमेंटेशन है, नॉर्मल, एक मिनट, नॉर्मल पिगमेंटेशन, जो स्टूल का एक कलर होता है वो नहीं होता डेवलप, और उसको आप क्या नाम देते हो कि अब स्टूल का जो है वो कलर क्ले हो गया। स्टूडेंट इसको यहाँ पे एंड करते हैं, इसको अच्छे से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे लेक्चर जो मैं दे रहा हूँ।
अभी मैंने थोड़ी देर पहले इंग्लिश वोकैब के ऊपर भी लेक्चर दिया है, तो मैं आपको हर तरह से तैयार कर रहा हूँ। आप अपनी फील्ड में भी तैयार हो जाओगे, आप इंटरव्यू के लिए भी आप इंग्लिश भी बोल सकोगे। तो सारा कुछ हो रहा है, एक बड़ा प्रोजेक्ट है आप लोगों के लिए। इसको अच्छे से देखें, इसको याद करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी जो डिजीज़, लिवर का भी लेक्चर चल रहा है, अभी आगे ये चलेगा। अभी हमने सिरोसिस को डिस्कस करना है, ट्यूमर्स को करना है, हेपेटाइटिस को करना है, बहुत सारी चीज़ें। फिर हमने उनको ये देखना है कि कौन से केस में आपका जो पैरामीटर्स हैं, जैसे ALT, AST, किस में ज़्यादा होगा, किस में कम होगा, काफ़ी सारी चीज़ें, डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी देखेंगे। तो अभी ये लेक्चर चलेगा आगे लिवर का। चलें, थैंक यू सो मच।